स्टूडेंट, आज 12th क्लास केमिस्ट्री में अपनी केमिकल काइनेटिक्स यूनिट्स में आगे स्टडी करेंगे हम। अब तक हमने जनरल ऑर्डर मोलिकुलरिटी को स्टडी किया था। आज ऑर्डर को ही कंसीडर करके देखो हम। अब तक हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के अंदर स्टडी किया था कि कैसे फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए राइट करें। आज इसी के लिए हम देखो किसी रिएक्शंस के लिए जनरली हम ये कहें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इस केस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने रेट लॉ से रेट राइट करना सीखा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इस केस में इसी को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में राइट करना भी सीखा है कि हम उसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे राइट करें। और डिफरेंशियल फॉर्म में भी राइट किया कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम्स। और इसको डिफरेंशियल अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, स्मॉल डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। देखो हमने अब डिफरेंट फॉर्म में रेट को फाइंड आउट करना सीखा था डिफरेंशियल फॉर्म में, और ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इन फॉर्म में। अब ये हम बोलते हैं कि किसी रिएक्शंस की एवरेज रेट कैसे निकालनी सीखे हम। और अगर स्मॉल डी यूज करें तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए स्मॉल चेंजेस के लिए कैसे चेंज इन कंसंट्रेशन और ये रेट फाइंड आउट करनी सीखी थी। और इसी को हम क्या बोलते हैं अभी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो तीन टर्म्स में हमने स्टडी कर लिया है। अब किसी रिएक्शंस की रेट को फाइंड आउट करना, एवरेज निकालना, हर स्मॉल चेंज के लिए निकालना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। इस स्मॉल चेंज के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब इसी को हम इंटीग्रेट फॉर्म में पढ़ेंगे कि रिएक्शंस को इंटीग्रेट करके यानी हर स्मॉल चेंज को एवरेज करके कैसे निकालें। तो आज अपना टॉपिक जो रहेगा इस डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शंस को इंटीग्रेट करना सीखेंगे और इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रिएक्शंस को कैसे ड्राइव करेंगे। तो देखो आज हम इसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए, और यहाँ हम अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करें, इसी के केस में यहाँ हमने ये कहें कि जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सीखेंगे। अभी इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शंस यानी हर जो हम इंस्टेंटेनियस रेट स्मॉल चेंज के लिए फाइंड आउट करें उसी को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में फर्स्ट हम आज स्टडी करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है, देखो हमने पढ़ भी लिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहेंगे कि कोई भी रिएक्शन कंसीडर करेंगे कि लेट हमने रिएक्शन मान ली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, इसी को अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमने राइट करना सीखा था। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या हो गया, अपनी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन किसको बोलते हैं, व्हेन रेट ऑफ रिएक्शंस इट डिपेंड ऑन जीरो पावर ऑफ रिएक्टेंट। तो हम इसकी पावर जीरो राइज कर देते हैं। अब इस फॉर्म में हमने रेट लॉ को राइट करना सीखा और इसी को अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल फॉर्म में हमने इसको राइट करना कैसे सीखा था। देखो इसी के लिए रिएक्टेंट के केस में अगर हम रेट फाइंड आउट कर रहे तो रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन, चेंज के लिए स्मॉल डी और कंसंट्रेशन के लिए रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा dt। ये क्या होगी अपनी रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए डिफरेंशियल फॉर्म में। और इसी डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे अभी हम। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं क्योंकि ये तो रेट लॉ के अनुसार है, और डिफरेंशियल हर स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए कैसे रेट राइट करेंगे। इस स्मॉल डिफरेंशियल चेंज को हम इंटीग्रेट करके रिएक्शन की रेट का ओवरऑल रिजल्ट निकालेंगे। देखो तो हमने यहाँ से सोल्व आउट करना है अभी इसको, इक्वेशन फर्स्ट जो आपकी डिफरेंशियल फॉर्म में। अब ये डिफरेंशियल फॉर्म में जो इक्वेशन है ये अपनी रेट, इस रेट को हम इसकी जगह पुट करेंगे आर की जगह,
और अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो R की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगी अपनी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया अपना के, यहाँ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पावर 0 क्योंकि हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अब हमें ये ध्यान रखना है, देखो अगर किसी भी कितनी बड़ी कितनी छोटी भी टर्म्स है अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके बराबर हो जाएगी, अभी यूनिटी के बराबर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0 है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी ये 1। तो यहाँ इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपने पास क्या टर्म रह गया अभी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इक्वल टू रेट कांस्टेंट के। इसी को हम देखो एक ही साइड अगर टाइम और रिएक्टेंट को कांस्टेंट को कंसीडर करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो गया आपका, KT के बराबर। हम साइन को अगर इधर ले जाएं तो ये हो गया आपका माइनस KT। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है अपने। अब इक्वेशन 2 को हम इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड को इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिला, देखो जब हम स्मॉल चेंज इंटीग्रेट के लिए लिखेंगे तो हर छोटी चीज को सम अप करके यानी इंटीग्रेट करने के बाद अपने पास ये क्या बच गया अभी, R यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपको अगर सोल्व करें K कांस्टेंट है तो आपका K रहेगा, और इस केस में देखो T अपना जो है ये भी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इस कांस्टेंट टर्म के साथ जब इंटीग्रेट करें तो यहाँ एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है अपना जिसको I से डिनोट करें, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसी केस में इस I कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि लेट जब टाइम आपका 0 था, जब हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो जाएगी, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इनिशियल। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो अपने पास क्या आ गया, देखो भी ये इसी में पुटअप करेंगे तो अपने पास R की जगह तो पुट करेंगे R इनिशियल, R नोट से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ आपका हो गया माइनस के, टाइम अपना जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की, दैट मीन्स क्या है, हम रिएक्शंस को स्टार्ट करने वाले हैं, अभी करी नहीं है हमने, यानी टाइम अपना 0 अभी। तो यहाँ अगर 0 पुट करेंगे तो अपने पास ये रह गया है प्लस में I, ये पूरे का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी अपने पास R नोट इक्वल टू क्या आ गया है I। और इसी वैल्यू को ये इसको 4th वन डाल सकते हो, इस 4th वन वैल्यू को 3rd इक्वेशन में पुट करना है हमने, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो भी यहीं पे सोल्व आउट कर लेते हैं। देखो इसको अगर हम इस 4th जो हमने वैल्यू निकाली इसको 3rd में पुटअप कर देते हैं तो अपने पास ये क्या आ गया है, यानी ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट I, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट की वैल्यू पुट अगर कर दें तो अपने पास ये वैल्यू क्या होगी है, R कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस KT। K मीन्स रिएक्शन कांस्टेंट और T क्या है अपना टाइम। I की जगह क्या वैल्यू आ गई आपकी, इनिशियल कंसंट्रेशन R नोट। ये अपनी इक्वेशन बन गई है इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शंस। हम इस फॉर्म में भी इसको याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। देखो अगर एक जैसी कंसंट्रेशन टर्म को एक साइड ले जाएं, हम इस R को इधर ले जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, KT को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया आपका रीअरेंज करने के बाद R नोट माइनस R, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट T टाइम, और इसी को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करें टाइम के लिए तो रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने किसी रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट निकालना है तो ये भी कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो इन फॉर्म में हमने इस इक्वेशंस को याद रखना है। जब भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में
हमसे एक्सप्रेशन पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसको ड्राइव करो जीरो ऑर्डर के लिए, तो हमने एट लास्ट इस इक्वेशन तक 5th वन तक इसको ड्राइव करके दिखाना है। देखो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कैसे इसको ड्राइव करना है। अगर जीरो ऑर्डर के आगे है तो फर्स्ट ऑर्डर की भी हमने सेम करनी है। हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ड्राइव कर रहे हैं। अब तक हमने रेट लॉ के अनुसार और डिफरेंशियल फॉर्म में ड्रा करनी थी। डिफरेंशियल फॉर्म में कब लिखते हैं? जब किसी रिएक्शंस के लिए सेकंड 2 सेकंड के लिए हर गैप के लिए रेट निकालें कि स्मॉल चेंज के लिए कैसे होगी। उस डिफरेंशियल हर इंस्टेंट रेट को फाइंड आउट करना एक कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। तो उसी रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेट करके एवरेज अप करके उसकी नेट रेट निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे? जो ये हमारी डिफरेंशियल फॉर्म थी इसका इंटीग्रेट करेंगे। ये डिफरेंशियल फॉर्म हमने रेट की जगह लिख दिया है और रेट लॉ के अनुसार अपने पास रेट इसके इक्वल है, दोनों ही रेट है तो हमने इसके राइट साइड दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अब इस इक्वेशंस को हमने इंटीग्रेट करना है रीअरेंज करके कंसंट्रेशन टर्म्स में। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन अपनी जो भी थी जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं तो रिएक्शंस में रिएक्टेंट की पावर किस पे राइज करेगी? जीरो पे। अब किसी भी टर्म की अगर पावर जीरो है तो जीरो हो गया, वो सॉरी कितना हो गया आपका? 1 हो गया है। अगर इस टर्म में हम रीअरेंज करके ये डिफरेंशियल फॉर्म इस फॉर्म में आ गई हमारी, क्योंकि r की पावर जीरो है वो 1 हो गया अपना। इसी को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, जब डिफरेंस को इंटीग्रेट करेंगे अपना कांस्टेंट टर्म आ गया ये k की जगह, और इसी की फॉर्म में i इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, कई बार c यूज कर लेते हैं, कैपिटल C लिया i, हमने यहाँ i मान लिया है। इस i की वैल्यू निकालेंगे ना, थोड़ा सा स्टेप वाइज निकालना है। पहले रेट लॉ के अनुसार डिफरेंशियल फॉर्म में रिएक्शन लिखी, दोनों को इक्वल पुट कर दिया। फिर जिस भी ऑर्डर की निकालेंगे हम कंसंट्रेशन का ऑर्डर, यहाँ आपका जीरो ऑर्डर था तो यूनिटी हो गया, फर्स्ट सेकंड हो तो वही रख लेंगे हम, उसमें हम आगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे अभी। अब इसको अगर इंटीग्रेट करके लिख दिया हमने, फिर आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टाइम को जीरो मान के, कि जब तक हमने रिएक्शन शुरू ही नहीं की थी टाइम जीरो था, तो अपना ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई। आई की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या मिल गया? रिजल्ट मिल गया अपना इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रिएक्शंस। ये याद रखनी है। अब इसके आगे क्या करना है? देखो हमने ग्राफ सोल्व करना है। ये लीनियर इक्वेशन जैसी बन गई है ना, मैथ में आप अच्छे से पढ़ते हो इनको। अब इसी को ग्राफिकली भी देखना है हमने और इसका हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की इंटीग्रेटेड फॉर्म से। देखो जब हमारे न्यूमेरिकल बनेंगे तो सिर्फ हमने इस इक्वेशंस को ध्यान में रखना है और इसी से हम इसकी हाफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इसके लिए ग्राफ फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ग्राफ कैसा होगा, एक एग्जाम में सीधा हमसे ग्राफ पूछा जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ग्राफ कौन सा होगा। ये देखो अगर हमारी एक लीनियर इक्वेशन की तरह बन गई है, यानी हमारी जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिल गई हमें। कौन सी मिली हमें? देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या है? माइनस KT प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये अगर देखें हम, ये सिमिलर किसके है? लीनियर इक्वेशंस के बराबर है ना। मैथ में हम खूब पढ़ते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c कॉन्स्टेंट जैसी दिखाई दे रही है। और इसी की फॉर्म में अगर हम ग्राफ ड्रा करें, क्योंकि ये जो अपनी इक्वेशन है जो हमने इंटीग्रेटेड करके निकाली है, इसी में हम देखो अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये देखो यहाँ हम x एक्सिस पे तो टाइम और यहाँ y एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मेंशन कर दिया हमने। जब भी देखो ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये देखना है हमने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा कर रहा है, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू कांस्टेंट स्लोप को इंडिकेट करता है, तो अपना ये नेगेटिव स्लोप आएगा तो अपने ऊपर से नीचे की तरफ। वैसे भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है तो अपना ग्राफ डाउनवर्ड स्लोप मेंशन करेंगे। अब ये ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू अपनी जो इंटरसेप्ट बोलेंगे इसको, जहां से इस ग्राफ ने कंसंट्रेशन एक्सिस को क्रॉस किया, ये वैल्यू इंडिकेट कर रही है इनिशियल कंसंट्रेशन को।
और ये जो अपना स्लोप देखो ये भी मिल गया हमें वैल्यू आर और टी के वर्सेस ग्राफ, तो अपना स्लोप किसके बराबर हो गया, ये स्लोप इक्वल टू क्या हो गया माइनस के बराबर। तो ये हमने ध्यान रखना है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बनता है एग्जाम में, आपको ग्राफ दे दिया जाता है और पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी टर्म को एक्सप्लेन कर रहा है ये ग्राफ। दूसरा हमसे पूछा जाता है कि ग्राफ कैसा है इसका, तो नेगेटिव स्लोप दिखाई दे रहा है। स्लोप किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट की नेगेटिव वैल्यू के बराबर। तो ये हमने ध्यान रखना है। अब इसी के लिए हम हाफ लाइफ निकाल लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। हमने ये इक्वेशन ध्यान रखनी है ग्राफ। अब इसी के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे हम। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो हाफ लाइफ फाइंड आउट करेंगे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। हाफ लाइफ किसको बोलोगे, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट हाफ कंज्यूम हो गया, उसको हाफ कंज्यूम होने में कि आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसने कितना टाइम लिया, उसी को क्या बोलेंगे, उसकी हाफ लाइफ। यानी हम ये मान के चलेंगे कि व्हेन T इक्वल टू टी आप, कि आपका टेम्परेचर क्या हो जाए, देखो सॉरी हम टाइम की बात कर रहे हैं कि व्हेन टाइम इक्वल टू टी आप हाफ टाइम के बराबर हो जाए, ये कंडीशन हम लेके चलनी है। अगर T हाफ हो गया है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो अपनी कंसंट्रेशन है, यानी जो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी भी ली हमने, वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इनिशियल की हाफ हो जाएगी। इनिशियल की क्या हो जाएगी, हाफ। अब कितनी कंसंट्रेशन होगी, तो R मान लेते हैं कि जब T हाफ के बराबर हो गया तो कंसंट्रेशन इनिशियल की क्या हो जाएगी, हाफ। यही मान के चलते हैं। अब इसको हम अपने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे और अगर हम इसको वैल्यू पुट अप करें, देखो अभी on putting value of T means time and concentration of reactant, किसमें पुट करें हैं, देखो हमारे पास या तो मेंशन करेंगे, अगर डेरिवेशन सिर्फ हाफ रिएक्शन के लिए पूछा जाए तो ये मेंशन करेंगे इंटीग्रेटेड और इसको नाम दे दें 1 2 3, नहीं लिख दें ऑन, किसमें पुट करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में। यहाँ हमारे पास इक्वेशन यहाँ मेंशन कर रखी है तो हम पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में, है ना, यहाँ ए मान लिया हमने। अब इसी में पुट कर देते हैं। देखो इसी को रीअरेंज करके फॉर्म में लिखें चाहे इसी की फॉर्म में, इसको हमने देखो इस फॉर्म में भी रीअरेंज किया था, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए थे हम, और अपने पास इक्वेशन क्या बन गई थी, देखो K इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल अपॉन T। अब हमने R की वैल्यू और T की वैल्यू पुट करनी है, तो ये कितना हो गया, देखो R इनिशियल, R की जगह क्या पुट करना है, R डॉट अपॉन 2, तो ये अपनी वैल्यू कितनी होगी, और डिवाइडेड बाय T हाफ, यानी हाफ टाइम। अब कंप्लीट में से अगर हाफ माइनस करेंगे तो अपना हाफ बच गया, तो ये अपनी K की वैल्यू क्या आ गई अभी, इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ और 2, और ये क्या हो गया आपका T हाफ। और इसी से ये कहें कि हम तो हाफ लाइफ निकाल रहे हैं, तो टाइम को इधर ले जाते हैं, रेट कांस्टेंट को नीचे ले जाएंगे, तो अपने पास एट लास्ट अपना रिजल्ट आ गया कि T हाफ कितना आ गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 के। अब ये रिजल्ट हमने ध्यान रखना है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बनने के चांसेस है ना, फाइनल रिजल्ट ध्यान रखना है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि हमारे से डेरिवेशन पूछे, लेकिन अगर 1% चांस है तो भी हम उसको करेंगे, है ना, कोई चांस छोड़ना ही नहीं हमने। तो बस बाकी हमसे डेरिवेशन नहीं पूछे जाते, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। हमने रिजल्ट और ग्राफ याद रखना है इसका, लेकिन ये कैसे आया कि बाई चांस पूछ ना ले तो भी आना चाहिए। करना क्या, हमने इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली, इसी को रीअरेंज करके लिखा इसी की फॉर्म में हमने। हम ये मान के चलेंगे कि अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस का हाफ लाइफ निकालना है, हाफ का मतलब टाइम जब हाफ हो जाएगा
और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाएगी, इनिशियल की हाफ। इसी कंसंट्रेशन और टाइम को हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन में पुट कर दिया, टाइम की जगह टी हाफ लिख दिया, कंसंट्रेशन की जगह हाफ कंसंट्रेशन, तो अपने पास रिजल्ट क्या आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। इससे एक बार ये पूछ लेते हैं थ्योरेटिकली क्वेश्चन, सिर्फ इसी लास्ट फॉर्मूले के ऊपर 1% चांसेस हो सकते हैं डेरिवेशन पूछे, नहीं ड्राइव करवा के नहीं देखते हमसे, हमने रिजल्ट ध्यान रखना है उसी के ऊपर ग्राफ। अब ये ध्यान रखेंगे अगर टी हाफ और कंसंट्रेशन के साथ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अपना स्टेट आएगा, डायरेक्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है हमारा जो रेट कांस्टेंट, उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान रखना है हमने। अब इसी तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर का ड्राइव करके देखते हैं ना। देखो आई होप्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आए तो आपने कमेंट्स करके बताना है, अपनी डाउट क्लासेस में उसको सोल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट वन हम स्टडी करते हैं अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करेंगे। जैसे हमें पता है अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हम कंसीडर करके चल रहे हैं, इस केस में यहां हम रेट लॉ एक्सप्रेशन राइट करते हैं, सेम जैसे जीरो ऑर्डर का किया है। किसी के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि आर रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर अपना फर्स्ट ऑर्डर है तो रिएक्टेंट की पावर कितनी राइज करेंगे हम, फर्स्ट। इसी को जो इक्वेशन थी इसको डिफरेंशियल फॉर्म में राइट करते हैं हम, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रिएक्शंस की रेट राइट करें हम डिफरेंशियल फॉर्म में। तो कैसे राइट करना सीखा था हमने कि रेट है जो अपनी, जिसको स्मॉल r से डिनोट करें, रिएक्टेंट की टर्म में क्या था, नेगेटिव साइन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। देखो ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया उसी की तरह इस राइट साइड को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो अपने पास क्या बन जाएगा, अभी देखो बस हमने स्टेप ध्यान रखने हैं कि हम पहले रेट लॉ और डिफरेंशियल को इक्वल पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन लेंगे, रीअरेंज करके रिजल्ट आ जाएगा अपने पास। इन दोनों को इक्वल अगर पुट कर दें तो अपने पास अभी क्या आ गया है, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 को ना लिखें तो भी आपका मेंशन है कि 1। अब इसमें एक जैसे टर्म को एक साइड ले आते हैं, कंसंट्रेशन टर्म को एक साइड ले आते हैं, माइनस डी आर अपॉन क्या होगी कंसंट्रेशन, ये नेगेटिव साइन को भी हम उधर ले लेते हैं, नेगेटिव साइन को हम राइट में ले गए हैं और ये क्या हो गया के डी टी। अब इस इक्वेशंस की ये अपनी इक्वेशन थर्ड बन गई है, इस थर्ड इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड वी ऑब्टेन। क्या मिला देखो हमें, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे वहां तो अपना सिर्फ क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन डी, कंसंट्रेशन ऑफ आर था तो कांस्टेंट आर आ गया। यहाँ आपका डिफरेंशियल फॉर्म में डी आर भी है और कांस्टेंट भी है। जब भी डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट का रिजल्ट नेचुरल लॉग में आ जाता है, तो इसको हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, देखो ये नेचुरल लॉग में आ जाएगा अभी हमारा। और नेचुरल लॉग में कैसे आ जाएगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। डिफरेंशियल को इंटीग्रेट किया और ये अपना डी आर बाई आर है, उसको हम नेचुरल लॉग में सोल्व कर देते हैं। और इस केस में अपना क्या रह गया, ये कांस्टेंट टर्म था, ये तो कांस्टेंट आएगा। और इस केस में अपना चेंज इन टाइम के लिए क्या आ गया है टी, और यहां भी अपने पास क्या आ गया इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। सेम जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, वैसे आई की वैल्यू निकालेंगे, बस यहाँ आपका अकेला आर आने की बजाय नेचुरल लॉग ऑफ आर आ गया। इसी केस में ये अपनी इक्वेशन कौन सी बन गई अभी 4। अब आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, आई मींस इंटीग्रेटेड कांस्टेंट की। हम मान लेते हैं कि लेट
जब रिएक्शन हमने स्टार्ट ही नहीं की थी, उसको स्टार्ट करने वाले थे तो टाइम अपना 0 था, और जब टाइम 0 है तो इस केस में अपनी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी वो क्या थी, आर इनिशियल। जब आपका टाइम इक्वल टू 0 है तो ये कंसंट्रेशन भी किसके बराबर होगी, आर नोट के बराबर। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। ये वैल्यू अपने पास है ऑन पुटिंग इन एबो इक्वेशन, अभी तो अपने पास है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी को अगर पुटअप करें तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो आर की जगह आर नोट पुट करना है हमने, टाइम की जगह 0 पुट करना है। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, आर की जगह क्या पुट कर दिया, आर नोट हमने। ये क्या हो गया, माइनस के कांस्टेंट, टाइम की जगह हमने 0 पुट कर दी, और प्लस क्या रह गया, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। ये पूरे का पूरा टर्म 0 हो गया। तो अपने पास वैल्यू आ गई है नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये जो वैल्यू हमें मिल गई है, इस 5th वैल्यू को 4th में पुट कर देते हैं, हमें रिएक्शन मिल गई अपनी, है ना। सेम स्टेप हमने 0 ऑर्डर में फॉलो किया, वही फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने बोर्ड एग्जाम के अनुसार या कंपटीशन में अपने यहीं तक आते हैं, 0 और फर्स्ट निकाल सकते हैं। ऐसे किसी का बस यहाँ पावर चेंज हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू हम 4th में पुटअप कर देते हैं। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, किसमें पुट कर रहे हैं हम, इन इक्वेशन 4। तो अपने पास क्या मिल जाएगा, देखो अगर यहाँ इस इक्वेशन में आई की वैल्यू पुट कर दे तो अपने पास क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू माइनस रेट कांस्टेंट इनटू टाइम, और यहाँ अपना प्लस में क्या है, आई, और आई की वैल्यू ये आ गई। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे उसमें क्या था, कंसंट्रेशन वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, रीअरेंज करके इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि KT इक्वल टू क्या हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन, ये भी बोल सकते हैं। इसी में अगर हमने टाइम निकालना है या अपने रेट कांस्टेंट निकालना है तो रीअरेंज कर सकते हैं। एक देखो, जब भी लॉग टर्म यूज करते हैं ना, लॉगरिथम्स थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे, जब भी किसी का लॉग या नेचुरल लॉग लेते हैं, अगर कोई टर्म माइनस में है तो डिवाइड में लिख सकते हैं, और अगर कोई भी उसमें प्लस में होगी तो मल्टीप्लाई में। ये माइनस में तो इस टर्म पूरे को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ये क्या हो गया अपने पास KT। अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, देखो एक तो इसको इस फॉर्म में यूज करेंगे, जैसे हमने 0 ऑर्डर की याद रखी थी, इसी नेचुरल लॉग की फॉर्म में है ना, ग्राफ इस फॉर्म में भी मिल जाता है हमें। एक इसमें नेचुरल लॉग की वैल्यू पुट कर देते हैं, और नेचुरल लॉग की वैल्यू कितनी होती है, देखो 2.303। इसको लिख दें हम, नेचुरल लॉग से लॉग बना दिया हमने, और ये क्या हो गया अभी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल, और ये अपना क्या हो गया यहाँ KT। अगर हमने रेट कांस्टेंट निकालना है या टाइम निकालना है, उसी की टर्म में जिसको निकालना उसको हम लेफ्ट में रख लेंगे, बाकी को राइट में। यहाँ के हम यहाँ ले जाते हैं, और ये क्या हो गया, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल, है ना। इस फॉर्मूले के ऊपर हमने न्यूमेरिकल सोल्व करने। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे पास ये, जिसके ऊपर 100% चांसेस रहते हैं न्यूमेरिकल बनना ही बनना है एग्जाम में। तो ये फॉर्मूला तो हम याद रखेंगे। T क्या है, टाइम, K क्या है आपका, रेट कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी जब हमने माना टाइम 0 था, रिएक्शन शुरू ही नहीं की थी, दैट मींस R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, और R क्या हो गया आपकी फाइनल। तो इस टर्म में भी हमने इसको याद रखना है। अब अपना एक क्वेश्चन बनता है, ग्राफिकली इसको कैसे मेंशन करें। देखो इसी को ग्राफिकल फॉर्म में लिखें तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन की तरह बन गई है। इसी ग्राफ का हमने 0 ऑर्डर के लिए राइट किया था, इसी को ग्राफिकली लिखें
या इसको ग्राफिकली ड्रा करते हैं। देखो देखो थोड़ा सा उसी जीरो ऑर्डर की तरह आपने वीडियो को रिव्यू करके देख लेना है, फिर दोबारा से ये लगे कि कहीं भी कंफ्यूजन है। अब हम इसको ग्राफिकली करते हैं और ग्राफिकली आपने इंटीग्रेटेड फॉर्म में को जो नेचुरल लॉग में सोल्व किया, या तो इसके ऊपर लीनियर इक्वेशन की तरह ग्राफ बनता है या लॉग की फॉर्म में, तो दोनों का राइट करके देखते हैं। देखो अगर ग्राफ करें हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, एग्जाम में एक डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ ड्रा करो, या ग्राफ देके ये पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑर्डर का ग्राफ। उसी की तरह देखो हम यहाँ ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया हमने। एक बार देखो लीनियर इक्वेशन की तरह हम टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, ये इनिशियल होगी ये कांस्टेंट, सेम ग्राफ आएगा अपना। यहाँ हमने ग्राफ ले लिया नेचुरल लॉग ऑफ आर के वर्सेस कंसंट्रेशन, सेम ग्राफ आएगा अपना। यहाँ इंटरसेप्ट बन जाएगा, नेगेटिव साइन है तो डाउनवर्ड ग्राफ ही आएगा। चेंज क्या हो गया देखो ये ध्यान रखना है, जीरो ऑर्डर में अपनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम था, और फर्स्ट ऑर्डर है तो साथ में नेचुरल लॉग भी है। वहां इंटरसेप्ट था आपका, वो सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन थी, या नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। बाकी आपका ग्राफ क्या रहेगा, सेम, ये भी किसके बराबर है, नेगेटिव के बराबर। लेकिन कई बार इस फॉर्म में भी अपना ग्राफ बन जाता है। अब इस फॉर्म में अगर हमने ग्राफ ड्रा करना है तो देखो कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे, या हम इसके वर्सेस ग्राफ ड्रा करें तो ये जो अपना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आएगा, ये पॉजिटिव टर्म है, अभी पॉजिटिव है तो ग्राफ भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। तो ये ग्राफ हमें इस फॉर्म में भी मिल जाता है, दोनों ग्राफ याद रखेंगे हम। टाइम वर्सेस, अब पूरे का पूरा आपको ये कहे कि लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, क्योंकि ये इक्वेशन अपनी इस तरह की बन जाए कि टाइम वर्सेस ये, और जो ये मल्टीपल टर्म है ये किस में आ जाएगा आपका, स्लोप के इक्वल, और यहाँ प्लस में कोई टर्म है ही नहीं तो हम इनिशियल जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो अपना ग्राफ यहाँ इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा, कोई इंटरसेप्ट होगा ये नहीं इसमें। यहाँ स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, अभी एक तो देखो ये पॉजिटिव की वैल्यू है तो पॉजिटिव में आएगा तो डाउनवर्ड ही स्टार्ट करना है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है प्लस में, सी की वैल्यू कांस्टेंट है ही नहीं, तो ये अपना स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, 2.303 अपॉन के बराबर। तो ये हमने ध्यान रखना है, कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाता है देखो, क्योंकि थोड़ा सा नेचुरल लॉग का डिफरेंस है। आपने क्या करना है, जब भी अपने नोट्स बनाए इस नेचुरल लॉग को अलग पेन से राइट कर लें या उसको हम अंडरलाइन कर लें कि फर्स्ट ऑर्डर में तो नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम है, सेम ग्राफ आएगा, सेम स्लोप की वैल्यू, और अगर जीरो ऑर्डर का है तो कंसंट्रेशन अकेला है ना। जब भी हम रिवाइज करें तो अपना फोकस वहां चला जाए। अब बात करते हैं हम इसकी हाफ लाइफ की। देखो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ग्राफिकली स्टडी कर लिया हमने, इसको ड्राइव करना स्टडी कर लिया है, अब हाफ लाइफ स्टडी करते हैं। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को सेम हम कंसीडर करके सकते हैं या सीधा इस इक्वेशन को भी मान सकते हैं। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा, जब आपका टाइम है इक्वल टू क्या हो गया, टी हाफ। अगर देखो हम टी हाफ की बात करें भी, जब रिएक्शंस में टाइम हाफ हो गया, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी, यानी आर की वैल्यू थी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, आर इनिशियल का हाफ। जैसे हमने जीरो ऑर्डर में कंसीडर किया था, अब हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या थी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब इंटीग्रेटेड इक्वेशन में अपने पास देखो यहां चाहे लॉग वाली कंसीडर कर लें चाहे नेचुरल लॉग वाली, जैसे हमने टाइम के लिए अभी राइट की था फाइनल रिजल्ट 2.303 के
log of इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल आर। अब इसी केस में जैसे हमने जीरो ऑर्डर में किया था, हमने टाइम और आर की वैल्यू पुट कर देनी है कि जब रिएक्शन को स्टार्ट किए हुए हमें आधा टाइम हो गया, जितने टाइम मान लो 10 मिनट के लिए कंसीडर कर ले, 5 मिनट हो गए, तो हाफ टाइम पे कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, हम टाइम और कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो हम ये माने फर्स्ट इक्वेशन में, ये हम इस सेकंड में पुट अप कर देते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा देखो। टाइम की जगह तो हम पुट कर देंगे टी ऑफ, बाकी देखो 2.303 के सेम अपने पास था log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, और फाइनल आर की जगह क्या पुट करना है हमने, इनिशियल का हाफ, क्या दी कंसंट्रेशन यूज होगी है, तो ये होगी आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। देखो इसी को सोल्व करें अगर हम, तो आर से तो आर कैंसिल हो गया और अपने पास क्या बच गया है, log 2 है। अपने पास वैल्यू आ गई है 2.303 के एंड log ऑफ 2। देखो ये वैल्यू लॉगरिथम्स की हमें प्रोवाइड मिलती है ना, नहीं लॉगरिथम, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हम मैथ में सीखते हैं। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो हम इसको डाउट क्लास में सोल्व करेंगे। हमने याद रखना है log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 है ना, 3010। अब अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो अपने पास एक वैल्यू आ जाती है, इसको मल्टीपल करके लिखें 0.693 अपॉन के, और ये किसके बराबर हो गया, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या केवल लिख लेते हैं ताकि याद रहे हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये भी ध्यान रखना है हमने, और जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बढ़ा था हमने, सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, और न्यूक्लियर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो भी कौन सा है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो ऐसे हमें कोई न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन की हाफ लाइफ पूछ लेते हैं, या किसी भी नेचुरल सब्सटेंस की कितना डिकम्पोज हो गया, हाफ लाइफ से हम उसकी डिकम्पोजिशन रेट निकाल सकते हैं। रेट पता है तो हाफ लाइफ बता सकते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन में हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। बाई चांस आपको ग्राफ ये मिल जाए, देखो यहाँ टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ये टी हाफ कर दे, तो हमने ग्राफ को ध्यान से देखना है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है तो कितना भी टाइम इंक्रीज हो जाए आपकी कंसंट्रेशन पे तो चेंज होएगी नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, तो अपना ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा, वेरी नहीं करेगा ये तो, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर में तो आया था अपना कंसंट्रेशन टर्म, लेकिन ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी रिएक्शन, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये आज हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को स्टडी किया। इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सम लेंगे अपनी डाउट क्लासेस में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।